रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो अहम तरीन इतलात हैं उनमें सबसे पहले तो ये है कि अमरीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने अटैक किया है ईरान की गैस फील्ड पे, पारस जिसका नाम है, बहुत बड़ी गैस फील्ड है। ईरान का बहुत हद तक एनर्जी का इसके ऊपर इन्हिसार है, यानी 80% ईरान को कहा जाता है कि गैस यहाँ से मिलती है। जो बिजली की उनकी पैदावार है उसका एक बड़ा हिस्सा यहाँ से पैदा होता है। तो इसके ऊपर हमला एक पैगाम था, ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खबर आई है कि ये एक ऐसा पैगाम था जो ईरान को बताया गया कि ईरान आबनाए हरमज़ को खोल दे और आबनाए हरमज़ के अंदर जो कंट्रोल कर रहा है चीज़ों को वो ना करे। लेकिन क्या ईरान ने ये पैगाम वसूल किया? ईरान ने फौरी तौर पे इस मामले के बाद एक सख्त वार्निंग जारी की थी और एक वार्निंग उन्होंने दोबारा जारी की है, यानी एक हमला करने से पहले, एक हमला करने के बाद। देखिए, ईरान ने ये वाला हमला होने से पहले कह दिया था कि अगर हमारी तनसीबात पे अटैक किया जाएगा तो हम खित्ते में बाकी तनसीबात पे भी अटैक करेंगे। फिर फौरी तौर पे उन्होंने रद्दअमल दिया। वो क्या दिया मैं आपको बताता हूं। लेकिन उस रद्दअमल के बाद ईरान ने फिर वार्निंग जारी की है। ईरान ने कहा कि अगर अब दोबारा ऐसा किया गया तो अमरीका से मुंसलिक खित्ते के तमाम तवानाई मराकज को राख में बदल दिया जाएगा। ये ईरान ने, वो खुदकुशी पे उतरा हुआ है। एक खुदकुश बमबार होता है ना, जो अपने आप को भी मार लेता है, सबको मार लेता है। इस पूरी जंग के अंदर जो सबसे बड़ी मुसीबत थी वो शाहिद ड्रोन था, वो भी खुदकुश ड्रोन था। ये लड़ाई खुदकुशी पे है। सबसे पहला बड़ा खुदकुश हमला जो है वो आयतुल्लाह अली खामनाई ने किया कि उन्हें पता था कि वो शहीद कर दिए जाएंगे। उन्हें बताया भी गया, उन्होंने कहा नहीं, मैं जब शहीद हो जाऊंगा फिर मेरी कौम खड़ी हो जाएगी, और वही हुआ। तो ये ईरान, पूरी लड़ाई का जो डिजाइन है ईरान का, वो खुदकुशी वाला है। वो कह रहा ठीक है, आप हमें तबाह करें, हम आपको तबाह बर्बाद कर देंगे और अमेरिका की चौधराहट नहीं रहेगी। अब ये लड़ाई इस अंदाज में हो रही है। ईरान ने किया क्या इसके बाद? ईरान ने पहले ये वार्निंग जारी की कि इलाके खाली किए जाएं जहां जहां पे ऑयल फील्ड्स हैं और जहां जहां पे गैस फील्ड्स हैं। और उसके बाद ईरान ने जवाब के तौर पे जो अटैक किया, जो अब तक इतलात आ रही है, ईरान की जानिब से कंफर्मेशन आ जाएगी, लेकिन अरब ममालिक कह रहे हैं कि ये ईरान ने किया। कतर में, सऊदी अरब में और यूएई में जो एनर्जी साइट्स हैं उनके ऊपर हमले हुए हैं और ये शदीद हमले इसराइल के ऊपर भी हो रहे हैं। जबकि अभी वार्निंग जारी की गई ईरान की जानिब से कि इसराइल की जितनी भी रिफाइनरीज हैं या तेल से मुंसलिक, गैस से मुंसलिक जितनी उनकी मकामात हैं वो सारे खाली कर दिए जाएं, क्योंकि अब ईरान वहाँ पे बड़ा हमला कर सकता है। कतर ने बताया कि वहाँ पे रासलाफन जो गैस फील्ड है उसे बड़ा अच्छा खासा नुकसान पहुँचा है ईरानी हमले की वजह से। उन्होंने ईरान के बारे में कहा और इसके बाद कतर ने ईरान का जो सफारती अमला है उन्हें नापसंदीदा शख्सियत करार देकर 24 घंटों में कतर को छोड़ने का उन्हें हुक्म जारी कर दिया कि कतर को छोड़ के चले जाएं वहाँ से। और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, सख्त किस्म का मजम्मती एक बयान भी कतर ने जारी किया है। यूएई की जो अबू धाबी में हबशान गैस फील्ड है वहाँ पर अटैक हुआ और उसे फिर यूएई ने बंद कर दिया। यूएई ने इसके बारे में बताया कि वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया है। फिर सऊदी अरब के बकौल उसकी 2 रिफाइनरीज के ऊपर अटैक किया गया है, लेकिन सऊदी अरब ने इंटरसेप्ट किया। मुझे ऐसा लगता है कि ईरान ने सऊदी अरब पे जो अटैक किया वो जानबूझ के इस नौयत का था कि सऊदी अरब ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया और इतना नुकसान नहीं हुआ। 4 लोग जख्मी हुए हैं, जो मलबा गिरा मिसाइलों का नीचे, उसमें 4 लोग जख्मी हुए हैं। सऊदी अरब ने यह स्टेटमेंट दिया कि ईरान का जो कुछ भरोसा बचा था वो इन हमलों के नतीजे में चला गया। और सऊदी अरब ने यह भी कहा कि वो ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अब ये तो आ गया जनाब उनका स्टेटमेंट। और कुछ डेवलपमेंट भी हैं जो ईरान ने किए हैं फौरी तौर पे आज के दिन में, क्योंकि एक डाटा है मेरे पास। उस डाटा को अगर आप देखते हैं तो आपको समझ आती है कि ईरान ने पहले दिन बहुत बड़े पैमाने पर हमले किए थे, फिर 1-2 दिन के बाद उन हमलों की शिद्दत में कमी आ गई थी। लेकिन अगर आप जंग का 17वां, 18वां, 19वां दिन आप देखें तो ये लगातार मिसाइलों और ड्रोन की तादाद में इजाफा हो रहा है। जब अमेरिका ने यह अनाउंस किया कि अब ईरान के हथियार ख़त्म हो रहे हैं या बहुत थोड़े से ड्रोन और मिसाइल रह गए हैं या 8% रह गए हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा तो ईरान ने एकदम एक्सीलेटर पे पांव रख दिया और अब ईरान जो है वो ड्रोन भी ज़्यादा मार रहा है और मिसाइल भी ज़्यादा मार रहा है। और इस मरतबा उसके ड्रोन और मिसाइल्स निशाने पर इसलिए लग रहे हैं कि खित्ते का जो एक इंटरसेप्शन का निज़ाम था, दिफाई निज़ाम था, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, वो काफ़ी हद तक ईरान ने पहले ही मुतासर कर दिया है। ईरान ने रियाद में, सऊदी अरब का शहर है, वहाँ पे अमरीकी फाइटर जेट्स का जो फ्यूल डिपो है
वो भी तबाह कर दिया है। इसके अलावा यूएई के अल-मिनहार एयर बेस पर ईरान ने एक और हमला किया है। इसराइल के बिन गवीरियान एयरपोर्ट पर तबाही मचा दी है, वहाँ पे 3 तैयारे भी तबाह होने की इत्तला आई है। तो ये ईरान अपनी जो स्ट्राइक्स है, जो हमले की कैपेसिटी है, उसको बढ़ाता जा रहा है। और जिस तरह ईरान के ऊपर ज़्यादा हमले होते हैं, उसी तरह ईरान वापस भी ज़्यादा हमले करता है। अब ईरान ने यह कहा कि दोबारा अगर हमारी ऑयल की या गैस की तनसीबात को निशाना बनाया गया तो हम जवाबन बाकी सबकी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। ये ईरान क्यों कर रहा है? क्योंकि सऊदी अरब देखें, ये कहता है कि हमारी सरजमीन से कोई हमला नहीं हो रहा। यही बात जो है वो बाकी ममालिक भी कह रहे हैं कि हमारी सरजमीन से अटैक नहीं हो रहा। लेकिन इन मुल्कों के अंदर अमेरिकन अड्डे मौजूद हैं और अमेरिकन ने इनको इस्तेमाल किया है ईरान के खिलाफ लड़ाई में। जबकि इसराइल जो है वो जितने भी हमले करता है वो इन्हीं ममालिक की फिजाई हदूद इस्तेमाल करके करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसराइल जो है वो बहुत घूम फिर के पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आए, वो इन्हीं ममालिक के ऊपर से आता है। यानी अमरीकी तैयारे जो यूके की फिजाई हदूद से उड़ के जाते हैं लड़ने के लिए, यूरोपियन ममालिक उन्हें अपनी फिजाई हदूद नहीं दे रहे। जो यूके से अमरीकी तैयारे, जेट तैयारे लड़ने के लिए आते हैं या हमला करने के लिए आते हैं, उन्हें यूरोपीय ममालिक अपनी एयर स्पेस तो नहीं दे रहे। ना स्विट्ज़रलैंड ने दी है, ना बाकी ममालिक दे रहे हैं। स्पेन वैसे ही बहुत खिलाफ हो गया है और फ्रांस ने भी जंग में शामिल ना होने का फैसला किया है। तो जो अमरीकी जेट तैयारे हैं वो एक बहुत लंबा चक्कर लगाते हैं समंदर में और उसके बाद वो फिर गुजरते हैं इटली, स्पेन के पास से फिर आगे इटली आ जाता है, फिर यूनान आ जाता है। इस एरिया में वो अपनी रीफ्यूलिंग करते हैं जो हवा में ही हो जाती है। रीफ्यूलिंग के बाद वो फिर जो मेडिटेरेनियन सी है वहाँ से दाखिल हो जाते हैं इसराइल की हदूद में। इसराइल से आगे उर्दन, सऊदी अरब और फिर इराक। इसके बाद वो जाकर अटैक करते हैं ईरान के ऊपर। तो सऊदी अरब की और इराक की और उर्दन की, इन ममालिक की जो फ़िज़ाई हदूद है और इसराइल की, ये इस्तेमाल होती हैं जब भी ईरान के ऊपर अटैक करना होता है और ये अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। अब आप अंदाज़ा करें कि यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय ममालिक अपनी फ़िज़ाई हदूद अमेरिका को नहीं दे रहे। कई ममालिक अपनी फ़िज़ाई हदूद अमेरिका को नहीं दे रहे, लेकिन अरब ममालिक की फ़िज़ाई हदूद अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। वजह यह है कि दिफाई नुक्ता नज़र से इनके कुछ मुआहदे हैं और अमेरिका सऊदी अरब का, यूएई का, कतर का, उर्दन का, इन ममालिक का दिफा भी करता है और इन्होंने आपस में दिफाई मुआहदे किए हुए हैं। बहरहाल इस हमले के बाद, या ये जो हमले हुए हैं इसके बाद काफ़ी कशीदगी है और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फौरी तौर पर राब्ते भी किए। हमला करने के बाद उन्होंने तुर्की से रब्ता किया, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया, मिस्री वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से भी उनकी टेलीफोनिक बात हुई है। और सऊदी अरब ने फौरी तौर पे एक मीटिंग बुलाई इन हमलों के बाद कि अब करना क्या है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा थे उस मीटिंग में, सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा थे, मिस्री वज़ीर ख़ारजा थे और इन्होंने टेलीफोनिक रब्ते भी किए हैं मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ। सऊदी अरब ने यह क्लेम किया है कि पाकिस्तान के साथ एक दिफाई हमारा मुआहदा है, अगर ईरान के साथ हम लड़ाई में उतरते हैं तो वो मुआहदा फ़ाल हो जाएगा और पाकिस्तान हमारी तरफ से लड़ेगा। और पाकिस्तान के जो एटॉमिक हथियार हैं वो सऊदी तजियाकार हैं, वो ये बात कर रहे थे। और आपको पता है कि वो कोई भी ऐसी बात वहाँ पे नहीं की जा सकती जो सऊदी हुकूमत की मर्ज़ी या मंशा के ख़िलाफ़ हो। वहाँ पे वो बात नहीं हो सकती, ये हम सारे अच्छी तरह जानते हैं। तो अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को कोई ना कोई पोजीशन लेनी पड़ जाएगी आने वाले दिनों में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको इसमें बताता हूँ, वो ये है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने, आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले एक खैर सगाली ट्वीट किया था पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया था। पाकिस्तान की जानिब से किसी हाई ऑफिशियल ने, किसी बड़े ऑफिशियल ने इस ट्वीट के ऊपर जवाब नहीं दिया। यानी नॉर्मली तो ये होता है ना, जब आपकी तारीफ़ कोई करे तो फिर आप जवाब देते हैं। वज़ीर ख़ारजा इसके ऊपर जवाब दे सकते थे, वज़ीर इत्तलात इसके ऊपर जवाब दे सकते थे, लेकिन मैंने देखा नहीं या मेरी नज़र से नहीं गुजरा। किसी की नज़र से गुजरा हो तो वो बता दे, लेकिन बज़ाहिर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। पाकिस्तान की हुकूमत ने कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई। बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को जो सज़ा हुई तोशाखाना में, इस सज़ा के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मकामात पे लोगों ने एहतजाज किया। ये एहतजाज जो है वो जैसे नॉर्मली लोग निकल आते हैं एहतजाज करने के लिए पार्टी की हदायत पे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उन्होंने बताया कि जनाब ये मालाकंड डिवीज़न में हो रहा है, ये हज़ारा डिवीज़न में हो रहा है, या कुछ जो जनूबी अजला है वहाँ पे हो रहा है, पेशावर में हो रहा है। तो मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैलियाँ निकाली और इमरान खान साहब के हक़ में मुजाहरा किया। तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है तोशाखाना के हवाले से, और बहुत सारे वो हकायक छाप दिए हैं जो हकायक नॉर्मली हम नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, वक्तन फवक्तन ये सारी चीजें पाकिस्तान का मीडिया बताता रहा कि तोशाखाना पे किसने कितना हाथ साफ किया। तोशाखाना में किसी ने भी घड़ियां नहीं छोड़ी। जितने भी लोग आए पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों में, वो सारे तोशाखाना के तहाइफ अपने घरों में लेकर जाते रहे, चाहे वो निगरान हुकूमतों में आए, चाहे वो बाकायदा हुकूमतों में आकर बैठे। तमाम लोग तोशाखाना के ऊपर हाथ साफ करते रहे, हत्ता कि जर्नैलों ने भी तोशाखाना के ऊपर हाथ साफ किया है। तो तमाम लोग जो हैं वो तोशाखाना से निकालते रहे सामान, घड़ियां, ज्वेलरी, कालीन, घरेलू सामान, टी सेट और पता नहीं क्या कुछ ये ले जाते थे। नवाज शरीफ साहब लंबे अरसे से, नवाज शरीफ साहब, उनकी अहलिया, उनका खानदान ये सामान लेते रहे। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी भी हुकूमतें आई वो सारी भी ये सामान लेती रही हैं। इसी तरह इमरान खान साहब ने और उनकी अहलिया ने भी तोशाखाना का सामान लिया। मामला यह है कि इमरान खान साहब को ये नहीं करना चाहिए था या उनकी अहलिया को नहीं करना चाहिए था। ये इखलाकी नुक्ता नजर से आप देखें तो बात ठीक है, यानी बाकी सारे लोग जो काम कर रहे थे वो इन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या कोई इलीगल काम किया, गैर कानूनी काम किया? अगर तो गैर कानूनी काम किया तो वो सब ने किया। अगर तो तोशाखाना से घड़ी लेना या कोई और तोहफा लेना गैर कानूनी है, तो यही गैर कानूनी काम है उनके खानदान ने, और बेशुमार और खानदान है जो ये कारनामे कर चुके हैं। तो उनसे सामान लेना इलीगल नहीं है। आप एक मखसूस अमाउंट जमा करवा के आप सामान ले लेते हैं, और ये हमेशा से होता है, कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा। लेकिन इमरान खान साहब वो पहले आदमी हैं जिन्होंने तोशाखाना के रूल्स को तब्दील किया, और जो 20% पैसा देकर सामान लेते थे उसको 50% तक कर दिया। अब इल्जामात इमरान खान साहब पे ये लगते हैं कि जनाब जो तोशाखाना के अंदर तहाइफ लेके हाथ में तो नहीं फिरता था मार्केट के अंदर, जनाब बताएं ये कितने का है, जनाब आप बताएं ये कितने का है, जनाब आप बताएं, ऐसे तो नहीं होता था। उन्हें 50% कर दिया तो उसके मुताबिक वो नीलाम हो जाता है। तरीकाकार तो ये है, अगर कम कीमत लगी थी तो इमरान खान ने जाके मार्केट में तो नहीं लगाई थी ना, वो तो जिसने कम कीमत लगाई वो सरकारी ऑफिसर, उसके गले में फंदा डालो, उसको पकड़ो ना कि भाई ये तुमने इतनी कम कीमत क्यों लगाई, और तुमने क्यों सरकार का माल जो है या तोशाखाना का माल ओने पोने बेच दिया। उन सबको छूट है इमरान खान को। देखिए, अगर इमरान खान साहब और उनकी अहलिया, अव्वल तो मेरा ये मानना है कि इन्हें कोई तोहफा लेना ही नहीं चाहिए था, ये इन तोहफों से बहुत बड़े हैं। इमरान खान की तो शख्सियत इतनी बड़ी है, ये उनकी अहलिया ने अगर लिया तो लेना ही नहीं चाहिए था, ये तोहफे लेने नहीं चाहिए थे। लेकिन अगर उन्होंने लिए हैं तो उन्होंने कानून के मुताबिक लिए ना, गैर कानूनी तौर पर तो नहीं लिए। अगर ये ना भी लेते ना, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, फर्ज करें कि इमरान खान और बुशरा बीबी एक भी तोहफा ना लेते तो किसी और केस में फंसा देते। ये तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है ना, ये तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है कि तोहफा लेते ही ना, लेकिन अगर ना लेते तो क्या होता, किसी और केस में फंसा देते। इद्दत वाला केस भी तो बनाया है ना, और कोई घटिया केस बना देते। तो ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई का नतीजा है। जिन्होंने गाड़ियां ली जो बिल्कुल ही गैर कानूनी है, गैर आईनी है, लिखा हुआ है उसके अंदर कि आप गाड़ी नहीं ले सकते तोशाखाना में, या कोई इंटीक वो आप नहीं ले सकते, वो चीजें इन्होंने ले ली। जो तारीखी नवादरात हैं, बहुत पुरानी चीजें हैं मजहबी नुक्ता नजर से, या फिर वो चीजें आप नहीं ले सकते, लेकिन इन्होंने गाड़ियां भी ले ली और रूल्स को खुद ही नरम कर दिया और गाड़ियां लेके उड़ गए। वो केस चल रहा है 6 साल से, आज तक कोई इसके अंदर चालान ही जमा नहीं हुआ, और ये केस चल रहा है 1 साल से, फटाफट चालान भी जमा हो गया। तो ये एस्टेब्लिशमेंट का कारनामा है, इसमें कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से कि इमरान खान साहब ने कोई गैर कानूनी काम किया, और बाकी सारों ने भी यही काम किया। अच्छा नाज़रीन, इसमें पंजाब में दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर छापेबाजी शुरू हो गई है। ऐसा लगता है कि पंजाब पुलिस का एक ही काम रह गया, पीटीआई के बंदे पढ़ लो। वो पीटीआई के ऊपर छापों पे छापे, और कोई काम ही नहीं करते। जिसने भी अपनी कारकर्दगी साबित करनी होती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे चढ़ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं वहां पे अब कारकर्दगी दिखाने का जो वाहिद जरिया है वो ये है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के खिलाफ कितना किया और क्या किया। यानी ये पीएमएलएन के एक जर्नलिस्ट हैं अफसार आलम साहब, इन्हें वो भी लगाया हुआ था इन्होंने, चेयरमैन पैमरा भी। ये कहते हैं जी कि मेजर जनरल फैसल नसीर को अगला डीजी आईएसआई लगाया जा सकता है, इसीलिए उन्हें साथ लीबिया ले जाया गया। तो सवाल यह पैदा होता है कि इमरान खान साहब ने जब उन्हें गोली लगी या गोलियां लगी तो उन्होंने मेजर जनरल फैसल नसीर का ही नाम दिया था उस वक्त कि जनाब ये जिम्मेदार है, और उन्हें नामजद किया था।
और उनके ऊपर सियासत में मुदाखलत के इल्जाम भी इमरान खान साहब ने लगाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मानती है कि मेजर जनरल फैसल नसीर पूरी तरह से सियासत के अंदर इन्वॉल्व है, डीजीसी है वो, तो उन्हें डीजीआईएसआई अगर लगाया गया तो देखिए ये उन लोगों में से एक है जिनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता बाकी बचा नहीं है। यानी ये लोग उस लेवल तक पहुंच गए हैं। कुछ लोग एक लेवल तक आ जाते हैं ना, देखिए आसिम मुनीर साहब और इमरान खान के बारे में लोग कहते हैं कि ये दो तलवारें एक नियाम में नहीं रह सकती, तो ये अपनी बका के लिए किसी भी लेवल तक जाएंगे। इसी तरह फैसल नसीर साहब हैं, कुछ और लोग हैं, ये लोग नहीं पीछे हट सकते। अब बात यह है कि ये जिस नहज तक पहुंच गए हैं या जहां तक ये मामलात को लेकर चले गए हैं वहां से पीछे हटा नहीं जा सकता। अब इमरान खान साहब आए तो इनकी बका खतरे में हो जाएगी, या इमरान खान साहब सरवाइव कर गए तो ये लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बज़ाहिर ये दिखाई देता है, ये सियासत है, इसमें कुछ भी हो जाता है, लेकिन बज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है वो ये है। फिर एक और चीज भी बताई गई कि नून लीग ने नदीम अंजुम के लिए बहुत कोशिश की। नदीम अंजुम साबिक डीजीआईएसआई है और इसी के दौर में मुझे अगवा किया गया था, मुझे इसलिए ये बंदा हमेशा याद रहेगा। बाकी डीजीआईएसआई शायद मैं भूल जाऊं, एक एक करके तारीख का हिस्सा बनते जाते हैं, लोगों को याद भी नहीं रहते, तो ये इसको मैं याद रखूंगा क्योंकि इसके दौर में मैं अगवा किया गया था। तो हुकूमत इसे दोबारा डीजीआईएसआई लगाना चाहती थी, फिर दूसरी नहीं लगाया, एस्टेब्लिशमेंट ने बात नहीं मानी और दूसरी ऑप्शन रखी गई सिक्योरिटी एडवाइजर ही लगा दे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो भी नहीं लगाया गया। फिर तीसरी ऑप्शन जनाब अमेरिका में इसको सफीर लगा दें, वो भी नहीं लगाया गया। लेकिन दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, नदीम अंजुम को कोई ना कोई ओहदा मिल जाएगा, उसकी एक वजह है। कोई भी जर्नैल जो है वो ज्यादा अरसे तक बेरोजगार नहीं रह सकता, जब उसने खिदमात सर अंजाम दी हो तो उसे कोई ना कोई नौकरी मिल जाती। नॉर्मली हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जर्नैलों को नौकरियां आजकल मिल रही हैं, तो इन्हें भी नौकरी मिल जाएगी। कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर नाजरीन बड़ी जबरदस्त तकारीर हुई हैं, बड़े जबरदस्त तरीके से मोमेंटम बनाने की कोशिश की गई है। और ये मोमेंटम क्या है जरा ये आप सुन लीजिए। सुहेल अफरीदी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की है, रबिया बाजुआ साहिबा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की है, कुछ जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बड़ी अच्छी वहां बातें की है, कुछ वकला ने बातें की है और कुछ सियासतदानों ने भी। महमूद अचकज़ई साहब ने बड़ी समझदारी वाली बात की और ये बात मुझे नहीं लगता कि अभी हुक्मरानों को समझ आएगी। वो ताकत के नशे में डोनाल्ड ट्रंप के आशीर्वाद के साथ और इसराइल की खुशनुदी हासिल